नमस्कार। अवसरों की समानता का क्या अर्थ है? शिक्षा में के अवसरों की समानता दर्शाने वाली विभिन्न संवैधानिक धाराओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा में अवसरों की समानता से संबंधित विभिन्न धाराओं 28, 29, 350 एवं 351 का परिचय दीजिए तथा उनमें निहित मुद्दों का प्रकाश डालिए। अवसरों की समानता एवं उन्हें दर्शाने वाली संवैधानिक धाराएं। अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि देश में सभी को बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय अथवा भाषा अथवा अन्य किसी भी आधारभूत बाधा के समान रूप से सभी कार्य करने, प्राप्त अवसरों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता हो। यही बात शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होती है। सभी को समान रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। हमारे देश में शिक्षा के अवसरों में समानता दर्शाने वाली प्रमुख धाराएं निम्नलिखित है। धारा 28। यह धारा 28 का संबंध धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रावधान धारा 25(1) में भी है। वह भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश और प्रत्येक धर्म को अपनी धार्मिक विचार फैलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार भारतीय संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि सभी नागरिकों को उनकी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने, प्रफुल्लित करने तथा उनका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार शैक्षिक संस्थाएं जो कि राज्य के अनुदान से चलाई जाती है उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर पाबंदी होगी। अनुच्छेद 28(2) में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 28(1) उन संस्था पर लागू नहीं होगा जिनका प्रबंधन तो राज्य सरकार करती है, परंतु जिससे किसी ट्रस्ट या विशेष अधिकारी के साथ संपन्न विधि द्वारा स्थापित की गई है। अनुच्छेद 28(3) के अनुसार यदि राज्य से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, परंतु किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि वह बालिग हो तो वह स्वयं जिम्मेदार है, अगर नाबालिग हो तो उसके धार्मिक शिक्षा भाग लेने की स्वीकृति उसके अभिभावकों से लेनी होगी। इस तरह संविधान ने भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की इच्छा के बिना अथवा विद्यालय के सामान्य समय के दौरान धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1992 में से 53 ने सुझाव दिया कि बच्चों को जो भी धार्मिक शिक्षा दी जानी है वह संचालकों तथा एवं अभिभावकों की स्वीकृति के साथ ही दिया जाए। आयोग ने इस बात पर बल दिया कि विद्यालयों में फूट डालने वाले विचार, धार्मिक घृणा व कट्टरता को प्रेरित न किए जाए। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा के स्थान पर नैतिक, सामाजिक तथा एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। धारा 28, 29, 350 भी इन धाराओं का संबंध अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, उनके लिए समान शैक्षिक अवसरों को जुटाना और धारा 29 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के किसी भी भाग में रह रहा है जिनकी कोई अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है उनको संरक्षण का अधिकार है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्था अथवा राज्य द्वारा अनुदानित संस्था में धर्म, जाति, कबीले अथवा भाषा के भेदभाव के कारण प्रवेश निषिद्ध नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक लोगों को चाहे धर्म या भाषा के आधार पर हो उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। राज्य सहायता अनुदान देने से इन बात का ध्यान नहीं देगा, न ही भेदभाव करेगा कि वह शिक्षा संस्थान अल्पसंख्यक लोगों के प्रबंधाधीन है जिसका आधार धर्म या भाषा है। अनुच्छेद 350 के अधीन यह व्यवस्था की गई कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों के मामले की जांच के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करेगा और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करेगा। इस प्रकार प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार होगा कि वो अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करे और अपने समुदाय के लोगों को अपनी भाषा में शिक्षा दे। यद्यपि सरकार की ओर से कोई सहायता अनुदान देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं, लेकिन फिर भी यदि सरकार किसी संस्था को सहायता अनुदान प्रदान करती है तो उसको कोई अधिकार नहीं कि होगा कि वो संस्था पर किसी प्रकार का अपना नियत या शर्त लागू करे। राज्य सरकार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के प्रशासन और प्रबंध पर ध्यान दे सकती है। इस विषय पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का विचार है कि कई अल्पसंख्यक समुदायों की संस्थाएं स्टाफ की भर्ती और दाखिले में गलत परंपराएं अपना रही। भारतीय शिक्षा आयोग का भी यही विचार था। धारा 350 इस धारा का संबंध प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने से। धारा 350 के अनुसार प्रत्येक राज्य की यह कोशिश होनी चाहिए कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की उचित व्यवस्था करे और राष्ट्रपति किसी राज्य को जिसे वह ठीक समझे ऐसे निर्देश भी जारी कर सकता है कि वह ऐसा सुविधाएं प्रदान करे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों को प्रारंभिक मातृभाषा में दिए जाने पर जोर दिया। कोठारी आयोग ने भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की पुष्टि की। आयोग के विचार के अनुसार चुने गए माध्यम बच्चों को इस योग्य बनाए
कि वह सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सके, अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाए और सजीवता तथा शुद्धता से सोच सके। इस दृष्टिकोण से मातृभाषा का दावा श्रेष्ठ है। धारा 351 धारा का संबंध हिंदी भाषा के विचार के विकास तथा एवं प्रचार प्रसार से। धारा 351 के अनुसार केंद्र का यह विशेष कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी को विकसित करे, जिससे इसे भारतीय संस्कृति के तत्वों को प्रकट करने का माध्यम बनाया जा सके। जहाँ मातृभाषा का विकास आवश्यक है, वहीं राष्ट्रीय भाषा हिंदी का प्रसार भी अति आवश्यक है कि राष्ट्रीय भाषा के प्रसार के बिना राष्ट्रीय एकता का विकास संभव नहीं है। संपूर्ण राष्ट्र में भावनात्मक एकता को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान बहुत प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि संघीय सरकार की भाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरियों के इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी भाषा को धनी बनाया जाए, जिससे वह संघ की कार्यकारी भाषा बन पाए। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग नहीं होता, वहाँ भी इसके प्रचार प्रसार के कदम उठाए जाए। शिक्षा को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करने वाली धाराओं का परिचय दीजिए। शिक्षा के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के संदर्भ में संविधान की धारा 14, 15, 16, 21 से 30 तथा 51 का परिचय दीजिए। शिक्षा और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के संबंध में विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए। शिक्षा और मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को कुछ अधिकारों की गारंटी दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उनसे इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगाई जा सकती है। संविधान के में इन मौलिक धाराओं का प्रावधान शासन करने वालों के स्वच्छंद व्यवहार पर रोक लगाता है। यदि कोर्ट कचहरी को यह लगता है कि एक नागरिक को मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जा रहा है, तो केंद्रीय व राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। भारतीय संविधान की धारा 14 और 32 का संबंध भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के साथ संबंधित है। शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार इस प्रकार है। धारा 14 के कानून के सामने समानता। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। यह धारा बताती है कि भारत के देश की सीमाओं के अंदर कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सामने समान अथवा कानूनों के समान संरक्षण के लिए इनकार नहीं करेगा। धारा 15 जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं की मनाही। आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यह धारा बताती है कि जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। केवल जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म स्थान इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भी नागरिक को जो स्कूलों, कॉलेजों, दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों आदि के प्रयोग के आधार पर अपंगता, उत्तरदायित्व, प्रतिबंध अथवा शर्त का विषय नहीं होगा। इस धारा में से कुछ भी राज्य सरकार को स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से रोक नहीं पाएगी। इस धारा का कोई भी राज्य को सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित कबीलों को उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। धारा 16 सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में अवसरों की समानता। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑन अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यह धारा वर्णन करती है कि सरकार के अधीन किसी कार्यालय में नियुक्ति संबंधी मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी। किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वंश, परंपरा, जन्म स्थान, निवास स्थान में से किसी भी एक के आधार पर सरकार के अधीन किसी नियुक्ति, रोजगार अथवा पदवी के लिए योग्य नहीं ठहराया जाएगा और न ही भेदभाव किया जाएगा। धारा 21 से शिक्षा का अधिकार 2002 संविधान के 46वें संशोधन के द्वारा एक्ट 2002 बनाया है, जिसके अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त अनिवार्य है। धारा 28 धार्मिक निर्देशों के लिए उपस्थिति के लिए स्वतंत्रता। आर्टिकल 428 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। यह धारा वर्णन करती है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली फंड से चलने वाली शैक्षिक संस्था में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। कॉलेज 1 में कुछ भी ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिसका संचालन तो राज्य द्वारा होता है, लेकिन जिसकी स्थापना किसी संस्था अथवा ट्रस्ट द्वारा की गई है, जो मांग करता है कि ऐसी संस्था में धार्मिक निर्देश दिए जाए। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व राज्य सरकार के फंड से सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में प्रदान की जाने वाली धार्मिक निर्देशों में भाग लेने अथवा किसी धार्मिक पूजा में उपस्थित होने जो ऐसी किसी संस्था था उसे संलग्न किसी प्रांगण में की जाती है कि जिसकी जरूरत नहीं होती। यदि व्यक्ति अभ्यस्त बालक है तो उसके अभिभावक स्वयं सहमति प्रदान न करें। धारा 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। यह धारा वर्णन करती है कि भारतवर्ष पर इससे किसी भाग में रहने वाले नागरिक के वर्ग जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति हो को उसे बोलकर दूसरे तक पहुँचाने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अथवा राज्य के फंड से सहायता प्राप्त
करने वाले शैक्षिक संस्था में केवल धर्म, संप्रदाय, जाति अथवा भाषा इनमें से किसी भी एक आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। धारा 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बताती है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर ही हो तो अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। शैक्षणिक संस्थाओं को ग्रांट देने होते हुए राज्य सरकार किसी शैक्षणिक संस्था के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो धर्म अथवा भाषा के आधार पर निर्धारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है। मौलिक अधिकारों कर्तव्यों की धारा प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। आर्टिकल 50A निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य अथवा शिक्षा संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। जब इन सेवाओं के लिए कहा जाए सभी भारतीय नागरिकों में एकता और भाईचारे की भावना को पैदा करना तथा धार्मिक, क्षेत्रीयता, जाति भेदभाव दूर करना और स्त्री के प्रति बुरी रीतियों को दूर करना, अपनी सभ्यता और अमीर विरासत को संभालना तथा सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण जैसे जंगल, नदियाँ, झीलें और जंगली जीवन की सुरक्षा तथा सुधार करना, वैज्ञानिकता, मनुष्य और बुराइयाँ दूर करने की भावना का विकास करना। यह शिक्षा संस्थाओं के हाथ में है कि वे इन कर्तव्यों को तथा मौलिक कर्तव्यों की महत्वता को किस विद्यार्थियों के दिमाग में बिठाए ताकि वे संविधान में लिखे कर्तव्यों को अपनी ज़िंदगी में पालन कर सके। अधिकार एवं कर्तव्य साथ चलते हुए एक ही सिक्के के दो पहलू। प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी है। इस दृष्टिकोण से हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाई है। धारा 15 मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 15 धारा 15A मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 15A फंडामेंटल ड्यूटीज। यह धारा वर्णन करती है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य है कि संविधान पर दृढ़ रहना और इसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, उन श्रेष्ठ आदर्शों का पोषण एवं अनुकरण करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए प्रतिमान स्थापित किए। भारत की प्रभुसत्ता एवं एकता पवित्रता को सुरक्षित रखना, देश की रक्षा करना, जब मांग की जाए तो राष्ट्र के लिए सेवा प्रदान करना, समरूपता एवं भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, शत्रुओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले अभ्यासों का त्याग करना, अपने देश की संस्कृति को समृद्ध करना एवं विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार, वैज्ञानिक रुझान, मानवतावाद एवं पूछताछ एवं सुधार की भावना को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का त्याग करना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करना। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता अथवा अभिभावक है कर्तव्य होगा। आर्टिकल 15A संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं निम्नलिखित में शिक्षा को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करने वाली धाराओं का परिचय दीजिए। शिक्षा के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के संदर्भ में संविधान की धारा 14, 15, 16, 21 से 30 तथा 51 का परिचय दीजिए। शिक्षा और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के संबंध में विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए। शिक्षा और मौलिक अधिकार। धारा 14 कानून के सामने समानता। धारा 15 जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही। धारा 16 सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में अवसरों की समानता। धारा 21 से धारा 28 धार्मिक निर्देशों के लिए उपस्थिति के लिए स्वतंत्रता। धारा 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। धारा 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने व उनका प्रबंधन करने का अधिकार। मौलिक कर्तव्यों की धारा प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोलिए। अवसरों की समानता का क्या अर्थ है। शिक्षा के अवसरों की समानता दर्शाने वाली विभिन्न संवैधानिक धाराओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा में अवसरों की समानता से संबंधित विभिन्न धारा 28, 29, 350 एवं 351 का परिचय दीजिए। उनमें निहित मुद्दों पर प्रकाश डालिए। अवसरों की समानता एवं दर्शाने वाली संवैधानिक धारा 28 का संबंध धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से है। धारा 29, 30, 350 भी धाराओं का अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने, उनके लिए समान शैक्षिक अवसरों को जुटाना है।
अनुच्छेद 350 के अधीन यह व्यवस्था की गई कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों के मामलों की जांच के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो कि उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करे और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करेगा। धारा 350 से इस धारा का संबंध प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने से है। धारा 351 इस धारा का संबंध हिंदी भाषा के विकास और प्रचार से है। थैंक यू।